नमस्कार। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध प्रकट करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह का यदि हम रोज करेंगे तो मैं समझता हूँ जनता 8 करोड़ देख रही है, इसलिए आप अपने स्वयं सोच लें। मेरी ओर से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन निवेदन है कि यदि इस तरह का न करें तो अच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। माननीय अध्यक्ष, माननीय सिंघवी साहब, ये शोभा नहीं देता कि हम इस तरह का पहन करके आए। अध्यक्ष सिंघवी साहब, श्री प्रश्नकाल श्री पूसाराम, मेरी व्यवस्था पे मैंने कहना निवेदन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परमिशन देते हैं, फिर मैं इनको भी दूंगा, फिर इस पे बैठ चलो, आप कुछ कहोगे तो इनको भी दूंगा। मेरा इसमें निवेदन ये है, माननीय प्रतिपक्ष के नाते और विशेषकर हाउस में जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं प्रतिपक्ष के नेता का, वो भी इस तरह की नौटंकी करके अगर हाउस में आवे तो हाउस की मर्यादाएं तार तार हो रही है। और इन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से इनका विचार हो सकता है, सदन में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह की नौटंकी करना, इस तरह के वेश भाषण करके आना, ये राजस्थान की विधानसभा की आज तक की परंपराओं, हमारी मर्यादाओं, हमारे वैभवशाली इतिहास को तार तार करने का काम प्रतिपक्ष के नेताओं ने किया है और इतिहास में कोई इनको माफ नहीं करेगा कभी भी। बोलो। अरे आपके ओर से मैंने अनुमति दी है, ये पीछे बोलोगे। अध्यक्ष महोदय, हम इन परंपराओं का सम्मान करते हैं, ये मैं निकाल देता हूँ। ऐसा सभी से आग्रह है कि निकाल दे। हम सारे धन्यवाद निकाल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसको लपेट के रख लीजिए। जिस प्रकार से इसको आप नौटंकी करार दे रहे हैं ना, ये नौटंकी नहीं है। ये वही स्लोगन है जो आप लोग लगाते थे हमारे समय में, तब आप नौटंकी नहीं लगती, कोई भी लगाता। मैं लंबी बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कि गांधी जी के 3 बंदरों की विषय हो गया, ज्ञान है, वो आप लोग ले लो। वो हालत इस सरकार की हो रही है, यही कहना चाहूंगा। माननीय जूली जी, प्रश्नकाल श्री पूसाराम गोदारा। श्री पूसाराम गोदारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्रम संख्या 716 नंबर 50 का जवाब प्राप्त हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, पूरा पूछिए, कि मेरी विधानसभा रतनगढ़ सहित चूरू जिले में हमने यूरिया और डीएपी की आपूर्ति मांग के अनुसार कर दी गई है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि इन्होंने जो आपूर्ति बताई है और जो आवंटन बताया है, उसमें आवंटन से ज़्यादा आपूर्ति बताई है, जबकि भयंकर इस 24 और 25 और 26 में लगातार 25 में किल्लत चल रही है और पूरे जिले को इन्होंने विधानसभा रतनगढ़ की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 में से 9 को जीरो दिया है आवंटन और सुजानगढ़ और विदासर को 7 में से 4 को जीरो दिया है। फिर आवंटन के अनुसार आपूर्ति कैसे हुई? किसानों को लूटा जा रहा है, लंबी कतारें हैं और आवंटन जो किया है उससे कहीं आपूर्ति आधी हुई है और किसान लूटा जा रहा है। उसको आवंटन के मुताबिक यूरिया। माननीय सदस्य, निवेदन आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रश्न पूछो। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, स्पष्ट करे कि क्या चूरू जिले में मेरी विधानसभा सहित इन्होंने किस प्रकार से आपूर्ति और आवंटन का अंतर लगभग बराबर बताया है। ये बात गलत है, इसलिए आइंदा इनकी पूर्ति करने के लिए इसकी क्या व्यवस्था सरकार करेगी, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय बताएं। मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो अपने चूरू के संबंध में फर्टिलाइजर के बारे में सवाल किया और अब की बार जो बरसात हुई है, इनके चूरू में 48,109 हेक्टेयर एरिया और बढ़ गया बरसात के कारण। और जो हमने तथ्य रखे हैं, चूरू में फर्टिलाइजर के, ये बात सही है कि हम करीबन 2000 मैट्रिक टन यूरिया आपको ज़्यादा दे रहे हैं और ये आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। और अभी 2025-26 में
हमने आपको यूरिया की मांग थी 11,500 मीट्रिक टन और आपूर्ति की है हमने 14,351 मीट्रिक टन। डीएपी में, हाँ डीएपी में अपनी यहाँ मांग थी चूरू जिले में 6,900 मीट्रिक टन और हम दे पाए 6,075 मीट्रिक टन। डीएपी कम दिया है, उसका कारण जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, और उसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव बढ़ गए डीएपी के, और थोड़ा कम्युनिकेशन में समय लगा और उधर चीन से आमतौर पे हम डीएपी मंगवाते थे जो नहीं मंगवा सके। इसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है उसके इस कारण थोड़ा डीएपी कम आया है। यूरिया भरपूर है और डीएपी का जो हमारा वैकल्पिक फर्टिलाइजर के रूप में माननीय अध्यक्ष महोदय हमने इनको 5,53,000 मीट्रिक टन एसएसपी दिया है और 2,72,000 टन एनपीके की आपूर्ति की है। किसी प्रकार की कमी पूरे चूरू जिले में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। जैसे ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, कहीं डाइवर्जन हो रहा है या कहीं कालाबाजारी हो रही है, तो माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो हम पुख्ता कार्रवाई करेंगे। हमारा विजिलेंस की टीम हमने बना दी है, सारे अधिकारी सतर्क हैं। हम कृत संकल्प हमारी सरकार कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होने देगी, ना टैगिंग होने देगी। जहाँ टैगिंग और कालाबाजारी की शिकायत मिलेगी वहाँ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बात का भरोसा मैं सदन को देना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न पूछना। हाँ, दूसरा ही कर रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सदन भी जानना चाहती है कि आपने पिछले दिनों पूरे राजस्थान में, अजमेर में और गंगानगर में अन्य जगह नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी और आपने पूरा राजस्थान में ये मैसेज दिया कि नकली खाद की बहुत फैक्ट्रियां पकड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब तक ये बताएं कि आपके कर्मचारी अधिकारियों ने, जब आप मैदान में गए तब उससे पहले आप कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि उस पर अब भी पर्दा डाल दिया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। की गई है तो माननीय मंत्री महोदय सदन को ये बताने की कृपा करें। और आपने जो आपूर्ति की बात बताई है वो भी गलत है। मैं कहता हूं कि पिछले टाइम 25 में हमारी 14 सोसाइटियों में से 11 सोसाइटियों आपने जीरो दिया, इसका भी साथ में सदस्य करें। ब्राजो, माननीय मंत्री। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि आपने कार्रवाई की। हमने औचक निरीक्षण किए माननीय अध्यक्ष महोदय 117, और कांग्रेस के राज में, पिछले राज में एक भी नहीं हुआ। मैं कोई दोषारोपण इसका राजनीतिकरण नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी हमारे राज्य में, और हमने 2025-26 में अध्यक्ष जी 80 सीजर नामा किया है, कांग्रेस के राज्य में एक भी नहीं हुआ। एफआईआर हमने 64 दर्ज किए हैं अध्यक्ष महोदय, हाईएस्ट अब तक कभी नहीं हुई। जो हमने 64 एफआईआर एक ही वर्ष में दर्ज किए हैं स्पेशल अभियान चलाकर, और हमारे 5 साल के कांग्रेस के राज में 20 दर्ज हुई थी, वो भी प्राइवेट जिज्ञासा के थ्रू। सीजर के दौरान जो हमने नमूने लिए हैं ये हैं 423, और आपके नमूने नाम मात्र के हैं। आपने यही पूछा है, वही पूछा है। और माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ जो हैं। पूछा है हरीश जी, उसका जवाब दे रहा हूं। और आप ये कह रहे हैं, अरे आप बीच में आपका जो बैठ के बोल रहा हो, कोई अंकित नहीं कर रहे हो। अरे मिस्टर रोहित, बैठे नहीं। और हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की जो हमारे विभाग ने कार्रवाई की है उसमें आप थोड़ा तुलना दे दूं, आप इरिटेट मत होना। 2023-24 में जो कांग्रेस का राज था, इन्होंने नमूने लिए 23,492।
और हमने नमूने लिए हैं 28,097 और अभी इस 25-26 के उसमें हमने नमूने लिए हैं 13,612। हमने लाइसेंस निलंबित किए हैं 126 और निरस्त किए हैं 37 और 11 बड़े अधिकारियों को जिन्होंने लापरवाही बरती है हमने उनको सस्पेंड किया है, जो आपको जानकारी है। शॉर्ट में 10 मिनट हो गए। मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और खाद का जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, माननीय मंत्री जी मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आपने फैक्ट्रियों में नकली यूरिया पकड़ा, इसलिए तो धन्यवाद है, लेकिन कितने लोग सलाखों के पीछे गए? एक भी नहीं गया होगा, एक भी नहीं गया होगा। वो बताया है ऐसे लोग जो किसान के साथ अन्याय कर रहे थे उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? 1 नंबर। 2 नंबर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 23 अगस्त को मीटिंग ली थी भरतपुर में यूरिया के लिए और वहां पे डिमांड थी 4 लाख कट्टे की और 24 अगस्त को ही अखबार ने छापा कि 4 लाख की डिमांड थी, 1 लाख कट्टे आए। जब सदन का मुखिया किसान हो और उसी जिले में 25% आपूर्ति हो तो क्या यह सही है कि सरकार को यूरिया की तैयारी पहले करनी चाहिए थी इंपोर्ट की, वो सरकार नहीं कर पाई और इसकी वजह से आज किसान परेशान है। छोटा सा निवेदन और है, डीएपी के साथ माननीय मंत्री जी अलग अलग चीजें जो है वहां पे विक्रेता किसानों को दे रहे हैं, जो 1300 का कट्टा होना चाहिए वो 2300 तक का उनको मिल रहा है, तो इस पे भी सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। देखो ऐसा है, किसी प्रकार का सामान फर्टिलाइजर जो किसान चाहता है उसके अलावा टैगिंग कहते हैं उसको, अटैचमेंट भी कहते हैं, कोई दुकानदार करेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। टैगिंग जानबूझकर कुछ कंपनियां ऊपर से करती हैं जिसको रोकने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा, 2 बड़ी कंपनियों के गोदाम जो टैगिंग के भरे पड़े थे जयपुर में, हमने रेकी करके उन इफ्को और चंबल जो फर्टिलाइजर कंपनी थी उनके गोदामों के हमने यहीं सील कर दिया ताकि नीचे वो जा नहीं सका। ये हमने उसमें कार्रवाई की है। भरतपुर में वैसे ही पर्याप्त खाद है जैसे चूरू में है। कुछ अखबार वालों ने जानबूझ के एग्जेजरेटेड करके उसको लिखा गया था। इस समय राजस्थान के किसी जिले में कम से कम यूरिया थोड़ा बहुत डीएपी में है, जिसकी भी हम बराबर मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री जी मिले भी हैं केंद्रीय मंत्री जी से, मैंने भी पत्र लिखा है। मैं केंद्रीय मंत्री जी से मिला हूँ और हमारे सेक्रेटरी हर 7 दिन में वर्चुअली अधिकारियों से बात करते हैं और हम बिल्कुल कॉग्निजेंट हैं, बिल्कुल सतर्क हैं, किसी प्रकार की यूरिया और डीएपी की कमी नहीं आने देंगे। हाँ, ये बात सही है, विपक्ष का भी हमको उतना ही साथ चाहिए जिसकी आवश्यकता है। जहां भी आप सूचना दोगे कालाबाजारी का, हाँ सहकारिता का मैं जवाब देता हूं। सहकारिता को हमारी पहली प्रायोरिटी है जीएसएस, केवीएसएस, एफपीओ। उन्हीं केवीएसएस जीएसएस को खाद नहीं दे पा रहे जिनकी हालात ठीक है, माली हालात खराब है और वो पैसा नहीं जमा करा रहे, वरना हम सारी कंपनियों को पाबंद कर दिया है कि पहली प्रायोरिटी जीएसएस, केवीएसएस और एफपीओ है, उसके बाद में वो प्राइवेट है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अगला प्रश्न है गुरवीर सिंह। नो हो गए, 2 हो गए आपके, नहीं नो। हाँ गुरवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 मेरे पास उत्तर आ गया है। मैं सदन से अवगत कराना चाहता हूं कि विभाग ने यह माना है कि प्रदेश में 44 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नॉन इंडस्ट्रियल यूज जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो 15% तय है उससे ज़्यादा है। एक विशेष तौर पे उन्होंने 14 औद्योगिक केंद्रों को 20% से ऊपर अलाउ किया है। तो मेरा सवाल ये है सर कि कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 100% तक, 3 ऐसे हैं जिन्होंने 100% तक नॉन इंडस्ट्रियल यूज में ले गए। 100% वाला है कांट कालवाड़, 76% वाला जिरोता दौसा है सर, एक 72% में सीतापुर भी है। 50 से 70 वाले 2 है और 20 से 50 वाले अनऑथराइज्ड नॉन इंडस्ट्रियल यूज है, दैट इज सर 12 नंबर्स। तो मेरा विभाग से, मंत्री महोदय से निवेदन ये है कि एज पर रूल नंबर 20C ऑफ रिको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स
1979, क्या हम इन रेगुलाइज कर दिया है या नहीं किया है? बस हाँ या ना में उत्तर चाहिए सर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ या ना तो नाइंसाफी होगी लेकिन सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल से कई परतें खुलती हैं और मुझे लगता है सदन को जानना बहुत ज़रूरी है कि, और साधारण सी हम सब जानते हैं कि राजस्थान की ज़मीन बेशकीमती ज़मीन है जो हम सस्ते दरों पर उद्योग के लिए देते हैं और इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पर एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आए, आर्थिक मजबूती आए और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। अब इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वो आपस में समन्वय रखें, बातचीत रखें। अब 1959 लैंड अलॉटमेंट रूल्स जो रेवेन्यू का है, उन्होंने बड़ी समझदारी से उस समय इंडस्ट्री की परिभाषा के अंदर सपोर्टिंग सर्विसेज, लेबर के लिए हाउसिंग, रेजिडेंशियल, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल संस्थान, मार्केट, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, ये सब लिखे थे। और आज की तारीख में रीको के पास दो तरह की जमीनें हैं। एक है जो रीको खुद डेवलप करता है अपने औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरा जो स्थानांतरित है 1979 से पहले, जिसको हम ट्रांसफर्ड लैंड भी बोलते हैं, जिसके ऊपर एक रोक भी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के अंदर। सो इसमें 2011 के अंदर रीको ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी जारी करी और कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर केवल 15% ही नॉन इंडस्ट्रियल यूज लागू होगा। तो यहां पे 1959 की जो रेवेन्यू की परिभाषा थी वो 2011 की सरकार जो थी उसमें रीको ने अपने आप उसको बदल दिया। सो आज की तारीख में जो 44 औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें से 40 औद्योगिक क्षेत्र जिसमें उल्लंघन हुआ है वो ऐसे हैं जो 2011 से पहले के हैं, और 4 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जो 2011 के बाद के हैं। 2018 में एक और पत्र आया था जिसमें रीको ने लिखा कि 14 औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 20% तक आप नॉन इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। अब मुख्य बिंदु यहां पर यह है कि इंडस्ट्री क्या है, और उसके लिए मैं संक्षिप्त में समाप्त कर रहा हूं, उसके लिए हम लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए। हमारी सरकार ने सारा कुछ समझकर लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर देगा और एक स्पष्टता लेकर आ जाएगा, जो परिवर समिति के पास भी गया है और मुझे उम्मीद है कि वो अब जल्दी पास होगा। उसके होते ही माननीय हमारे एमएलए गुरवीर जी और आप सभी को कि ये सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगी। और कोई प्रश्न पूछना है? दूसरा। हाँ जी सर, पूरा क्वेश्चन ये है सर, जो कन्वर्जन चार्जेस हैं और जो पेनल्टी सर एज पर रूल नंबर 20C सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज फर्दर सब क्लॉज 19C में जो इनको कैंसिल करने का या इनसे पेनल्टी चार्ज करने का जो हमें प्रोविजन है, क्या हम उसमें पेनल्टी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे सर? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये जब एक बार लैंड वैलिडेशन एक्ट आएगा उसके बाद रूल्स बनेंगे। रूल्स के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ जरूरत है, जहाँ पेनल्टी चार्ज करनी है, कन्वर्जन लेना है, वो सरकार और राजस्थान के हित में निर्णय होगा। श्री मनोज कुमार, अगला प्रश्न। मनोज कुमार, सुजानगढ़। प्रश्न संख्या 52, मैं सीधा सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया है कि लगभग सभी विद्यालयों में प्रत्यक्ष बालिका शौचालय बने हुए हैं, पर शौचालय धरातल पे बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, और उनकी क्या हालत है वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह अभी भवनों का कमरों का सर्वे हुआ है, क्या उस तरह से सभी जो बालिका शौचालय हैं या जनरल शौचालय हैं उनका सर्वे कराकर का विचार रखती हैं कि वो यूजेबल हैं बालिकाओं के लिए या नहीं है? और दूसरा प्रश्न है कि क्या कोई समय सीमा सरकार तय करती है कि इतनी समय में हम सब बालिकाओं के जो शौचालय हैं अगर वो यूजेबल नहीं है तो उनको रिनोवेशन करा के या नए बनाकर उनके यूज के लिए बनवा देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा स्कूलों के साथ साथ ही शौचालयों का सर्वे भी जारी है, लगभग हो गया, और उसको हम चरणबद्ध तरीके से सभी शौचालयों की मरम्मत कराएंगे। नहीं, कोई समय सीमा तय है कि कब तक मरम्मत कराएंगे? मैंने ये भी पूछा। समय सीमा पूछ रहे हैं,
कोई समय सीमा है? चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक कराएंगे। चरणबद्ध अगला, इसमें भी अरे भाई एक कमरे में अरे दो इसमें नहीं होता उत्तर, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो गया आपका। सब में शौचालय, सब में बिल्डिंग ही नहीं है तो शौचालय कहां से बना दिए? सब में बिल्डिंग ही नहीं है, सब बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, अगला शौचालय कहां से बना प्रश्न दिए? रफीक खान, राइटिंग में आपका जवाब प्रश्न है है। 9,000 आपका प्रश्न है 9,000 स्कूलों में, 9,000 अरे आप स्कूलों में। प्रश्न पूछ रहे हो कि नहीं? प्रश्न संख्या 53। चलिए माननीय मंत्री जी, जवाब आ गया सर। माननीय जवाब आ गया। जवाब आ गया तो बिराजो, जवाब आ गया। आप पूरा प्रश्न। मैंने इत्तेफाक से मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, 2016 में इसी डिपार्टमेंट में, इसी विबंधित गृह में 12 मौतें एक साथ हुई आपके राज में, 12। और अभी इस बार फिर पिछले 3 महीनों में 4 मौतें हो गई। और मुख्यमंत्री जी हद तो तब हो गई, अब मंत्री कि जब इधर मंत्री अरे आप महोदय प्रश्न- हद तो तब हो गई, माननीय सदस्य अध्यक्ष इधर बात करो। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई कि एक बच्ची विबंधित गृह की 29/3 को भर्ती होती है और 1 महीने तक कोई सार संभाल नहीं होती और 29/4 को वो बच्ची मर जाती है। प्रश्न पूछो। प्रश्न पे आ रहा हूं सर, आपको पता होना चाहिए कि कितनी सनातन के नाम पे लोग बाग सत्ता में आ रहे हैं और कितना अधर्म हो रहा है। प्रश्न क्या है भाई? कि 29 तारीख को मृत्यु हो जाती है और 5 तारीख तक कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। प्रश्न पूछो, भाषण मैं नहीं है। यही पूछ रहा हूं, बार बार सभी से कह रहा हूं, 6 दिन के लिए प्रश्न कौन पूछो। दोषी है? प्रश्न पूछो। 6 दिनों के लिए दोषी कौन है? 6 दिन बाद भी मेरे को इंटरवीन करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय को बताता हूं, क्या सरकार नहीं है? अरे प्रश्न पूछो, ये भाषण नहीं, मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं। सर 6 दिन प्रश्न पूछो ना। 6 दिन तक अंतिम संस्कार अरे भाषण का नहीं है, प्रश्न पूछो। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे अपन प्रश्न पूछे तो उत्तर भी आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले मेरे इस जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा उसका पूरा उत्तर सुनेंगे तो सदन के सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। उत्तर आ चुका। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि एक हमारा जो राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह है जामडोली, उसमें ऐसे मानसिक रूप से विमंदित जो बालक बालिका हैं उनको हम लोग वहां रखते हैं और जिस मृतका की वो बात कर रहे हैं और मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे आप भी भाषण प्रश्न कहाँ पूछ रहे थे? आप भी लंबा भाषण कर रहे हो। मैंने पूछा 6 दिन के लिए दोषी कौन है? 6 दिन के लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है 6 दिनों के लिए? अनुमति नहीं है। मैं वही तथ्यात्मक रिपोर्ट, मैं वही तथ्यात्मक रिपोर्ट पूछ रहा हूं, मैं वही रख रहा हूं, मैं वही रख रहा हूं, मैं वही रख रहा हूं। 22 मिनट 3 ही प्रश्न हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह के अंदर 6/8/2016 को संस्थान में इस बच्ची को प्रवेश दिया गया। नहीं आया, अरे नहीं आया। आप सुनो, पहले पूरी बात तो सुनो एक बार। तेज आवाज में बोलने से सच नहीं क्या छूटता दे है। रहे हैं? बालिका सीमा 2, बालिका सीमा 2 है। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे ना? अरे वो भी आप सुनिए ना एक बार। पहले बालिका सीमा 2 को, जिसकी आयु 29 साल है, 26/3/25 को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूंकि उस परिसर में ऐसे दिव्यांग बालक बालिका रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है, बहुत कमजोर तरीके रहते हैं। 26/3 से लेकर के 29/3 तक उसका SMS अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चला। 29 तारीख को रात को 10 बजे उस महिला की, बच्चे की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, हमने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना के अंदर दे दी। पुलिस थाने के अंदर हमने रिपोर्ट दी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं किस तरीके से लेट हुआ, 27/9/2021 का एक सर्कुलर है। आप बीच में खड़े मत होइए, बैठिए, आप एक बार बैठिए, आप सुनते रहिए। 29 तारीख को जब डेथ हुई रात को 10 बजे, हमने दूसरी उसकी रिपोर्ट पेश करी। जैसे रिपोर्ट पेश करी, पुलिस थाना जामडोली ने एक मर्ज दर्ज किया। 27/9/2021 का कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान का सर्कुलर है। उसके 7 नंबर पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि अज्ञात मृतक का शव स्थानीय चिकित्सालय में कम से कम 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाए, जिससे परिजनों की तलाश कर उसकी पहचान स्थापित करने का अवसर मिल सके। ये हमने जैसे उसकी मृतका की मृत्यु हुई, हमने पुलिस थाना जामडोली में रिपोर्ट दी। हमारे अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करी। 72 घंटे का राजस्थान सरकार के पुलिस का एक नियम है। आप सुनिए एक मिनट के लिए, सुनिए, आप सुनिए एक बार। 72 घंटे तक हमने उसको पुलिस थाने अब एक बार जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम करना, पंचनामा करना, बॉडी की सुपुर्द का काम जो है ये पुलिस का है। और जैसे ही पुलिस ने 5 तारीख को उसके तहरीर दी,
5 तारीख को ही पोस्टमार्टम और 5 तारीख को उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में, हमारे विभाग के अधीक्षक की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये 2021 का सर्कुलर अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा रहा हूं, इसको पढ़ लें और उसके बाद में सवाल लगाए, क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति की अगर अंतिम संस्कार होगा उससे पहले राजस्थान सरकार जो पुलिस है वो इस नियम को फॉलो करेगी, इसलिए ये देरी हुई है। आपके हिसाब से अगर ये दोष नहीं था तो सुप्रीम को सस्पेंड क्यों किया आपने? किसने सस्पेंड किया आपने? अगर कोई गलती नहीं थी तो सुप्रीम को क्यों सस्पेंड किया आपने? मैं उसका भी बताऊं। किसकी गलती? और ये सुनो, मैं बताऊं आपको, सुनिए, मैंने फोन किया आपको, सुनिए, 5 तारीख को मैंने फोन किया। मैं अगला प्रश्न है, 5 तारीख तक अगला प्रश्न सर, मैं उत्तर दिला रहा हूं तो आप बोलते जा रहे हो। उत्तर मैं दिला रहा हूं ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 उत्तर का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आपने ये कहा था कि 2012 में इतनी मौतें हुई थी, 2020 में 4 मौतें आपकी सरकार में हुई, 2021 में 2 मौतें हुई, 2022 में 3 मौतें हुई, 2023 में 6 मौतें हुई। आपके कार्यकाल में 15 मौतें हुई है, हमारे 2 साल में 4 मौतें हुई। जो उत्तर में है आपने कहा उत्तर हमें मिल गया, अगर उत्तर आता सदन को पता लगता। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जब अखबार के अंदर इस प्रकार की न्यूज लगी, हमने हमारे विभाग की अधीक्षक को सस्पेंड इसलिए कर दिया कि उससे 5 दिन की देरी हुई थी। हमने विभाग की जिम्मेदारी ली कि 5 दिन, इसलिए हमने उसको सस्पेंड कर दिया था। क्यों? अखबार के अंदर रिपोर्ट आई थी, अखबार की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हमने उसको सस्पेंड किया है। अर्जुन सिंह बामणिया, अरे आपको पूछो, नहीं तो जो पूछेगा उसके लिए कहूंगा। श्री अगला प्रश्न करो, आप प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या बोलो पहले। प्रश्न संख्या 54 मेरे पास में आंसर आ गया। मैं पूरा प्रश्न अब पूरा पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने परिशिष्ट स में बताया 109 कामों की यूसीसीसी आ गई और 109 कामों की यूसीसीसी आने के बावजूद सब में ये लिखा हुआ है कि प्रक्रिया दिन लिखा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया दिन का कितना समय है और कब तक पूरा हो जाए। मंत्री जी एक बताए। 2 प्रश्न और पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि समय प्रक्रिया दिन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये अधिकतर काम वो हैं जो आपकी सरकार में आपने स्वीकृत किए थे चुनाव से पहले, और आपने ये किए थे तो जो आपके जो काम किए थे उनका हमको देखना भी था, काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और वो काम देख करके फिर हमको यूसीआर समायोजित करनी थी। इसके कारण से लेट हुआ। प्रक्रिया दिन अभी है, जो यूसीआर उनको सारे देखेंगे, सही ना, ऐसे आंख मिच कर करेंगे नहीं। और उसमें हम देखेंगे कि जो यूसीआई है उसमें जियो टैगिंग हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें सक्षम अधिकारी के दस्तखत हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद में उन इश्यूओं का हम समायोजित कर लेंगे। अगला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया का समय पूछा कि आपकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, नंबर 1, उसका आंसर नहीं आया। दूसरा, उसका आंसर तो दिलाओ कि प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी। 9 महीने 12 महीने हो गए, यूसीआर चलेगी, उसके फोटो चले गए, उसके बाद में आप लिख रहे हो कि प्रक्रिया, तो प्रक्रिया की सीमा पूछ रहा हूं मैं। सीमा बताइए। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने बता दिया प्रक्रिया क्या है कि इनके समय काम हुए थे और काम हुए तो इनको समय तो हम दिखाएंगे, इनको समय बता दीजिए। और ये जो काम आपके हैं बहुत जल्दी इनकी प्रक्रिया पूरी करके सत्यापन करा करके इनकी प्रक्रिया पूरी करके समाप्त कर देंगे। ये समय पूछ रहे हैं, समय 2-4 महीने में कर देंगे, पूरे जांच तो करेंगे ना हम उनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 या 4 महीने, 4 महीने बाद में आपकी फिर विधानसभा चालू होगी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि 9 महीने 8 महीने यूसीसीसी चली गई, जो सक्षम अधिकारी है उन्होंने उसको प्रमाणित कर गया, उसको उपयोगिता सर्टिफिकेट दिया, फोटो दिया, उसके बावजूद भी प्रक्रिया तो कब पूरी होगी? दोनों मौके दे दिए उनको। हम 2-4 महीने में इसको और पूरी उनके प्रक्रिया पास करके तारीख पूरा है। करेंगे। मंत्री कोई बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कुछ नहीं? आप ही पूछे, आपका साथ दे देंगे उत्तर। नहीं, मेरा तो दे ही नहीं पाएंगे ना। मैं तो सीधा से ये पूछ रहा हूं कि माननीय सदस्य ने जो पूछा प्रक्रिया का, ठीक है, आप प्रक्रिया आप नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं
फिर क्या बताइए? अरे आप बता दो, आप बता दो। अरे आप प्रश्न कोई पूछो समय ना। सीमा नहीं बता रहे आप प्रश्न हैं। पूछो। मैं तो यही पूछना चाहूंगा साहब, जनजाति समुदाय का ये बजट है, उनका पैसा है। पिछले बजट में भी 1000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें 1 रुपए भी आप नहीं खर्च कर पाए। ये इसके प्रश्न के साथ इसी का है, इसी का है। ये जो यूसीसी आप ये जनजाति विकास कोष 25-26 की बात कर रहा हूं साहब मैं। इसमें सरकार ने 1000 करोड़ की घोषणा की थी, फिर एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट आई कि 1000 करोड़ में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। तो उसमें से कितना खर्च कर दिया आप ये बता दें। और दूसरा, इस साल भी आपने 1500 करोड़ का बजट दिया है, उसमें कितना खर्च किया है ये बता दे। बस सिंपल सा है मेरा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये सवाल नहीं पूछा, इसमें यूसीसी का मामला है। बजट जो करना था वो आपने बजट का नहीं पूछा था उसको, और इसको पूरा बजट का हिसाब किताब जितना हुआ है वो हमने दे रखा आपको। इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारा बजट भी दे रखा हमने, कितना बजट खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, उसको आप पढ़िएगा। मैं बताऊं? अरे बैठे बैठे नहीं, आपने पूछा है। अरे अब नहीं, अब हो गया आपके 2 के 3, इनको भी दे दिया। नो अब नहीं। अब अगला प्रश्न मेरे को, आपके प्रश्न 4 कराऊंगा क्या? 2 पूछ चुके हो आप 2 पूछ चुके हो। हो गए? नहीं, 2 आए। आप कोई बता मंत्री जी? नहीं, 2 का है, 2 का है, सभी के लिए 2 का है। नहीं, सभी का 2 है। विपक्ष का नेता पूछता है तो तीसरा इनको देता हूँ। नहीं, अध्यक्ष महोदय जी, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, अरे आप उनको बोलने अध्यक्ष महोदय जी, नो विभाग द्वारा जिला बांसवाड़ा में जनजाति विकास कोष के तहत 24-25 में और 25-26 में 102 कार्यों की राशि 296.40 लाख रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र आ गए। इसके बाद में बांसवाड़ा जिले में अब आपने पूछा है कि ये राशि जो आई थी हमारे पास में 30-70 में 80 करोड़ रुपए हमको मिले थे। वो पैसे हमने जिन जिन के प्रस्ताव आए उनके प्रस्ताव लेकर के हमने स्वीकृत कर दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है श्री सोहनलाल नायक। श्री सोहनलाल नायक, प्रश्न संख्या 55। मंत्री जी, अरे हो गया आपके प्रश्न। मैंने आप माननीय अध्यक्ष, हो गया। अध्यक्ष महोदय, वही तो सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, अरे बैठिए, अब हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंकित नहीं। प्रश्न संख्या 1 तहसील विजयनगर के ग्राम धांधड़ा। माननीय अध्यक्ष, उत्तर आ चुका है। माननीय अध्यक्ष, उत्तर आ चुका है। माननीय अध्यक्ष, उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष, उत्तर आ चुका है। पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न आ गया, पूरक कर रहा है। पूरक प्रश्न पूछो, बैठिए। माननीय अध्यक्ष, आप नहीं, अरे उनका प्रश्न अगला हो गया। माननीय हो अध्यक्ष, गया। आपका अंत तक 1 घंटे भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। 2 माननीय अध्यक्ष, उत्तर आ गया, विपक्ष के नेता का आ गया। माननीय अध्यक्ष, अरे उनको सुनने दीजिए। माननीय अध्यक्ष, बोले पहले तो मैं बैठिए, अंकित नहीं हो रहा है। हाँ तो मत करो, बैठो। माननीय अध्यक्ष, नो। माननीय अध्यक्ष, आप पूछे। मैं आपसे आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष, उनसे मिल लेना। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन इस बात का नहीं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। इस बात का धन्यवाद देता हूं कि हमने जो चकबंदी का मामला था 1.5 साल पहले, नहीं 1.5-2 साल पहले 8 नंबर सूची सरकार को भिजवाई कलेक्टर के द्वारा, और 21/8 को ये अधिसूचना जारी करते हैं साहब। 1.5 साल तक वहां के किसानों की क्या हालत हुई, उनका आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण जो सड़कों के मामले में, चक के मामले में बिगड़ा, उसका दोषी कौन? दूसरा नंबर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1.5 साल तक आपने अधिसूचना जारी क्यों नहीं की? ये प्रश्न पूछो, इसका जवाब दिया जाए। बैठिए। एक क्वेश्चन फर्स्ट मेरा। माननीय मंत्री जी, एक और दो ना। अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य ने ये पूछा था कि ये गोमावाली और बारानी का शकबंदी कार्य जिस तरह से बताया 1 था 8 का कार्य पूर्ण हो चुका है, खुद मानते हैं कार्य पूर्ण हो चुका है। और दूसरा माननीय सदस्य ये भी मानते हैं कि इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2025 को जारी हो चुका है। अब इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है 1.5 साल देरी क्यों हुई और इसके लिए दोषी कौन है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता आराम से सुनिए। अरे उनको जवाब इनको दे रहे हो क्या? माननीय इनको जवाब दे रहे हो क्या? नो, जवाब इधर, जवाब इधर ही आ रहा है, संबोधित करके कहो। जवाब इधर ही आ रहा है, गटकी हिलाई जा रही उसका जवाब है, जवाब इधर ही आ रहा है। आप भी इधर ही देखें मेरे तरफ भी जवाब सदस्य का मेरी तरफ देख, मैं जवाब दे रहा हूं। एक सामान्य प्रक्रिया है और एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चलती है शकबंदी की। शकबंदी की कार्रवाई के उपरांत लिस्ट भेजी जाती है, उसका वेरिफिकेशन होता है और जो ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो अधिसूचना जारी हो जाती है। सामान्य प्रक्रिया में कोई भी एक व्यक्ति दोषी नहीं होती, पूरी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए मेरे ज्ञान के विभाग के अनुसार इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई या अधिकारी का दोष नहीं है। अगला अध्यक्ष, माननीय दूसरा क्वेश्चन मैं चाहता हूं आपसे पूछना माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि जब इन्होंने 1.5 साल तक सूची नंबर 8 इनके पास पहुंच चुकी थी, सूची नंबर 8 कंप्लीट हो गए और पिछले जो अपना बजट सत्र गया उससे पिछले बजट सत्र में भी मैंने जिला कलेक्टर से पूछा तो उन्होंने जवाब में मेरे को लिखित में दिया कि हमने 8 नंबर सूची भेजे हुए बहुत टाइम और सरकार के पास पड़ी है। तो 1.5 साल का समय उन काश्तकारों के लिए कितना इसका जवाब देंगे आप? ब्राजो मंत्री कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था पूरक उसका जवाब मैंने दे दिया है और ज्यों ही जिला कलेक्टर से राजस्थान राज्य को सूची प्राप्त हुई उसके वेरिफिकेशन कर सभी कार्रवाई पूर्ण कर यथासंभव शीघ्र ही जारी कर दी गई है, कोई विलंब नहीं है। अगला प्रश्न श्री रामकेश होगा। आपने एक ही प्रश्न संख्या 56 माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब आ गया। चलिए माननीय मंत्री जी महोदय, मैंने ये 3 सवाल किए थे आपसे। जिला सवाई माधोपुर में एमएसपी पे आपने सरसों और चने का कितना आपने खरीद की और प्रदेश में प्रत्येक जिन्स का एमएसपी पर आपको क्या टारगेट था, क्या लक्ष्य था? और तीसरा सवाल था कि ये कितना प्रतिशत लक्ष्य आपका पूरा हुआ है? आपने जवाब दिया पूरे सवाई माधोपुर जिले में जिसमें गंगापुर बहुत बड़ी मंडी है उसमें केवल सरसों की खरीद आपने 1034 कुंटल खरीदी, मात्र 1034। ये तो लिखा हुआ है, आप तो प्रश्न पूछो इनसे आगे। ये मैं आपको फिगर इसलिए बता रहा हूं कि वो उनको पढ़ना पड़ता, मैं बता रहा हूं आपका टारगेट था, आपका लक्ष्य ये था, सरसों का लक्ष्य था 13,22,360 मैट्रिक टन। ये आपको एमएसपी पर खरीदना था, आपने खरीदा इसमें से केवल 70,160 और इसी तरीके से चने में आपको 54,62,000 मैट्रिक टन खरीदना था। माननीय सदस्य, इसमें से आपने 9% खरीदा और सरसों का खरीदा है 5.30। ये तो लिखा हुआ है, प्रश्न पूछो ना। मैं ये कहना, ये इसलिए मैं ये फिगर रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये तो कि 100% के अगेंस्ट में आप 5% सरकार एमएसपी पे खरीद कर रही है। ये अब पूछो। और इसी तरीके से चने में जो खरीद कर रही है, बाजरे का फिगर आपने दिया नहीं है। अरे भाई भाषा आपने माननीय सदस्य, आपने ये क्या कर रहा है? तो प्रश्न पूछो, क्या पूछ रहे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, संकल्प पत्र में सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे, पूरे प्रदेश में हम बाजरे की जो एमएसपी पे खरीद करेंगे। आपने बाजरे की खरीद एमएसपी पे 1 कुंटल भी आपने बाजरा नहीं खरीदा। और ये जो खरीद की है आपने सरसों में, इसमें ये केवल ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जो आपने सरकार ने वादे किए थे उन वादों को सरकार पूरा करना चाहती है या नहीं करना चाहती? और इसमें जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो जींस बिक्री
नहीं करने का जो आपने कहा है कि साहब काश्तकारों ने बेचा नहीं। भाषण कर रहे हो, क्यों आप प्रश्न पूछा है? मैं दोबारा पूछ लूंगा, दोबारा उत्तर आने दो। उत्तर माननीय मंत्री जी, यानी प्रश्न पूछो और उत्तर पाओ। माननीय अब अरे जवाब तो जो मंत्री देंगे, आप भी थे, मैंने आपके भी सुनता था, इनके भी सुन रहा हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए स्पीकर साहब आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले कांग्रेस के राज में बाजरे का एक दाना भी एमएसपी पे नहीं खरीदा था। मंत्री जी अपने बाधक एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बीच में बात आई है। एमएसपी पे बाजरा खरीदने का संकल्प पत्र में बीजेपी ने घोषणा की थी और ये किया था पूरे प्रदेश में कि हम पूरे बाजरे की जितनी भी फसल होगी उसका करेंगे। उत्तर चाहिए तो उत्तर लीजिए, हम इनको नहीं बोल रहे हैं, उत्तर तो नहीं लेना चाहते हैं, अपना भाषण रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, दोनों पक्ष नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार किसानों से जो भी उनकी उपज है उनको समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभाग से पूरा प्रयास किया जाता है। स्थानीय अनुसार स्थानीय मांग जो भी होती है उसके आधार पर हम समर्थन मूल्य के खरीद केंद्र खोलते हैं। खरीद केंद्र में किसी भी काश्तकार को कोई परेशानी नहीं आए तो उसको हम तारीख भी देते हैं, जिस तारीख पर वो आकर के अपनी जिन्स बेच सकता है। काश्तकारों को उनकी उपज का सही समय पर उनको भुगतान हो उनकी उपज का, तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयास करते हैं कि उनको समयबद्ध तरीके से उनको उपज का मूल्य मिले। और ये माननीय सदस्य महोदय का है कि भाई ये खरीद कम क्यों हुई, तो इसके लिए मैं आपसे आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहूँगा कि लक्ष्य के मुताबिक अगर खरीद नहीं हो पाती तो बाजार मूल्य के अगर कंपेयर में समर्थन मूल्य कम होता है तो किसान स्वतंत्र है, वो अपनी उपज का माल अगर उसको दाम अगर दूसरी जगह ठीक मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो दूसरी जगह बेचने के लिए स्वतंत्र है और वो बेचता है। और इसी वजह से पिछली बार जो है समर्थन मूल्य पे जो खरीद की बात आप करेंगे तो जो 2023, 24 और 25 में हमने जो खरीद की थी मूंगफली की, मूंग की, वो पिछले लक्ष्य से भी हमने ज्यादा खरीदने का काम हमने 24 और 25 की हमारी सरकार में हमने किया। दूसरा, जैसा मंत्री जी बता रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने जो खरीद शुरू की वो आपने 10 अप्रैल को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। 10 अप्रैल तक सरसों की मैक्सिमम जो पैदावार है वो मार्च में वो जो बिक जाती है। मार्च में 5200-5300 रुपए में पूरी सरसों किसानों से निकल गई और सरकार ने 10 अप्रैल को एमएसपी पे खरीदना चालू किया। मेरा आपसे आग्रह है, क्या आप समय पर अगले आने वाले समय में क्या आप समय पे एमएसपी पे खरीदना चालू सरकार कराएगी? और जैसा अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं सवाई माधोपुर से, और सवाई माधोपुर का ही प्रश्न मैंने लगाया, तो कृषि मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आप तो किसानों के मसीहा हो, ये सरकार को सरसों का और इसका सरकार से प्रश्न पूछो उत्तर लो। अरे बैठिए माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो भाई, आपने पूछ लिया, उत्तर आने दो। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय को शंका है कि हमने खरीद लेट शुरू की, लेकिन हमने उसके लिए हर जिला कार्यालय जो हमारा है उस पर हमने प्रचार प्रसार के लिए सभी जगह अपने होर्डिंग्स लगाए थे कि हम इतने समय में, और पंजीयन जो है वो हमने मार्च में ही चालू करवा दिया था और पंजीयन होने के बाद खरीद प्रारंभ की जाती है। तो हमने जो है वो समय पे अपनी खरीद प्रारंभ कर दी थी। और फिर भी जब कभी अगर डिमांड आती है तो उसको हम पूर्व में भी करते हैं। अगले साल अगर डिमांड अगर पहले आ जाएगी तो हम अगले साल जल्दी भी चालू करवाने का काम हम करेंगे। प्रश्न एकदम छोटा, क्या सरकार ने बाजरे और ज्वार की एमएसपी पे खरीद करने की पहले घोषणा की थी, अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, तो कब तक पूरा करेंगे? बस छोटा सा है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को जानकारी देना चाहूंगा, सदन को
अध्यक्ष जी के माध्यम से कोई भी खरीद जो होती है वो नीचे डिमांड के आधार पर उसकी खरीद की जाती है। अभी नीचे बाजार में जो है बाजरे की डिमांड नहीं है, इसलिए सरकार ने इस साल खरीद प्रारंभ नहीं की। डिमांड नहीं होगी तो क्या करें? जब अगर डिमांड होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। श्री विक्रम सिंह जाखल। सरसों भी 5% खरीदी है ना आपने, सरसों भी 5% खरीदी है, बाजरा 5% आ जाएगा। आप खरीद तो शुरू करो। मैंने तारीख पूछी है, खरीद शुरू करेंगे कि नहीं, सिंपल सी बात है। श्री विक्रम सिंह। संघ संख्या 57। माननीय मंत्री जी, हाँ, अरे बिजली का बड़ा बढ़िया प्रश्न है। खंड 1 प्रदेश में 31 दिसंबर 2024 तक लंबित कृषि कनेक्शन आवेदकों का जिलेवार विवरण पृष्ठ ऐप पर उपलब्ध है। खंड 2 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में 1,59,029 कृषि कनेक्शन जारी किए गए, जिनका जिलेवार विवरण पृष्ठ ब पर उपलब्ध है। खंड 3 लंबित जमा मांग पत्र आवेदकों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार किए जाते हैं। अन्य योजनाएं बूंद बूंद फव्वारा डिग्गी योजना इत्यादि के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता से जारी कर कृषि कनेक्शन वरीयता अनुसार जारी किए जाते हैं। सामान्य योजना श्रेणी के 22/2/22 के पश्चात के लंबित पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कट ऑफ डेट के अनुसार जारी किए जाएंगे। उक्त के अतिरिक्त कृषि कनेक्शन नीति 2017 बिंदु संख्या 712 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम ए एवं कुसुम सी योजना के तहत 33/11 केवी के सब स्टेशन जहां कुसुम ए एवं कुसुम सी के सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हैं एवं प्रचलित कम्युनिस्ट हैं किया जा चुके हैं। भविष्य में भी 33/11 के सभी स्टेशनों पर कुसुम ए एवं सी के सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किए जाने हैं। ऐसे कुसुम ए एवं सी के सौर ऊर्जा संयंत्रों के कमीशन होने के पश्चात इन सब स्टेशनों पर लंबित सभी कृषि कनेक्शनों जिनके मांग पत्र जमा हैं आवेदित हैं वहां कुसुम एवं सी और ए के सौर ऊर्जा संयंत्रों की उपलब्ध क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरंत प्राथमिकता से जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। REO 2099 आदेश की प्रति प्रशिष्ट सब पर उपलब्ध है। खंड 4 विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 1486 जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन एवं 674 आवेदन मांग पत्र जारी करने हेतु लंबित हैं। दिनांक 1 जनवरी 24 के पश्चात 31 अगस्त 2025 तक कुल 1213 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। शेष लंबित जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार जारी किए जा रहे हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। विवरण पृष्ठ द पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रदेश में 1,69,029 कनेक्शन बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरा किया और नवलगढ़ विधानसभा में 31 दिसंबर 2023 तक 1429 कनेक्शन पेंडिंग थे। बाद में 720 और किसानों ने दिए फाइल और आप लोगों ने वो पूरा करते हुए 1883 कनेक्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पर इसके साथ ये एक मेरा निवेदन है। प्रश्न पूछो, निवेदन प्रश्न पूछो। हाँ, ये पूरा मैं संतुष्ट हूं इनके जवाब से। नवलगढ़ विधानसभा में एक लाइन जारी है, तत्काल उस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए क्योंकि किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन चल रहा है मुआवजा के लिए। इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री पबाराम विश्नोई, श्री चंद्रभान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 59। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
ये पूरा प्रश्न विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर गौरा बादल स्टेडियम के ऊपर है और इसका स्वामित्व नगर परिषद चित्तौड़ के पास है। तो हमने उन्हीं से उत्तर मांगा। अभी उस पर रिपेयर चल रही है। मैं समझ सकता हूं कि विधायक साहब ने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रिपेयर हो रही है और 40% रेनोवेशन वहाँ पर हो गया है। CSR से उसको कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान जिंक से आग्रह चल रहा है, ऐसा मुझे स्वायत्त शासन विभाग ने बताया है। बाकी इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर खेल विभाग का इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम वहाँ पे निर्मित है, जहाँ पर बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग अनेकों वहाँ पे खेल हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टेडियम चित्तौड़ शहर के बीचों बीच है। इन्होंने आनंद फानन में टेंडर किए नहीं किए, DFT फंड से पहले काम इशू करवा दिया, DFT फंड से वापस अध्यक्ष महोदय फिर नगर पालिका को कहा, नगर पालिका से काम करवा दिए, बिना टेंडर के इन्होंने काम करवा दिया। बिना टेंडर का काम करने के बाद पूरा बीचों बीच में वहाँ फुटबॉल का अच्छा मैदान है, वहाँ वॉलीबॉल का अच्छा मैदान है और वर्षों से लोग वहाँ बच्चे खेलते हैं। और पिछले 2.5 साल से वो बिल्कुल ही चुनाव आने से पहले जिन अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता वाई लेने के करने के चक्कर में उस काम को करवा दिया, वो नहीं तो वो काम हुआ। अभी हमने हिंदुस्तान जिंक से बात करी पर काम हुआ नहीं। मैं तो अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के गलत टेंडर किए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो चुनाव आते इस प्रकार के टेंडर करके उनको छोड़ देते हैं और फील्ड कर टेस्टनेस कर देते हैं। मेरे वहाँ उन नेताओं ने उस फील्ड के ऊपर टेस्टनेस कर दिया है, उसका बजट आप कहाँ से देंगे, कैसे क्या करवा सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि जब भी खेल के बारे में सोचते हैं तो सवाल मेरे पास आता है, लेकिन खेल और खेल स्टेडियम्स, खेल ग्राउंड का जो स्वामित्व है वो एजुकेशन विभाग के पास भी है, ट्राइबल के पास भी है, हायर एजुकेशन के पास भी है, UDH के पास भी है। और खेल आपके पास आते हैं, खेल संघों से जुड़े हुए सवाल गौतम दत्त के पास आते हैं, सहकारी समिति के पास आते हैं। आप ही हो। खेल तो कईयों के पास है, खिलाड़ी आप ही हो, इसलिए आपके पास आता है। अध्यक्ष मिला है। अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी आप भी कम नहीं हो, इधर खेल खेला है आपने। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे दोस्ती अच्छी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि अगर विधायक सभी मिलकर क्रिकेट खेलना चाहे मीडिया कर्मी के साथ तो वो मैं आयोजन कर सकता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भी बताता हूं, खत्म हो जाए करवा देंगे जी। स्पष्ट रूप से जो अभी मैंने जाबर जी खर्रा से भी बात करी है, इसके ऊपर टेंडर हो गया है। जाबर जी ने इनका अपने MLA साहब का, चंद्रपान जी का सवाल सुन लिया है, जरूर निश्चित रूप पे वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अगला प्रश्न सुभाष मील। अरे हो गया, उत्तर आ गया ना, इससे ज्यादा तो बनता ही नहीं। एक बात है, एक सुभाष मील। अध्यक्ष जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने गलत टेंडर कराया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करवाएंगे? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, काम तो हम करवा देंगे, सियासत फंड की कोई कमी नहीं है वहाँ। हम जिंक से कर देंगे, बिरला से कर देंगे, आदि से करवा लेंगे, सरकार नगर पालिका करा देगी, UIT करा देगी। अगला प्रश्न पुकार लिया है मंत्री, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया है, जवाब देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका चंद्रमा जी का, माननीय चित्तौड़गढ़ विधायक जी का जो प्रश्न था, दो मंत्री, उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक दिनांक 7/9/21 और 29/4/22 में गोरा बादल स्टेडियम के रिनोवेशन संबंधी प्रस्ताव लिए जरूर गए और फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा आमंत्रित की गई। तदुपरांत संवेदक मेसर्स करण सिंह सांखला को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के कार्यादेश क्रमांक निर्माण 2022-23 391 दिनांक 2/3/23 के द्वारा राशि 4,58,75,550 रुपए की जारी किया जाकर कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 2/3/2024 निर्धारित की गई। लेकिन चूंकि स्वीकृति जारी हो गई, लेकिन नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की वित्तीय स्थिति में उस समय इतना पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए संवेदक द्वारा 40% कार्य पूर्ण कर दिया गया था। अब करवा दें। और उसके बाद नगर परिषद की
प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्तमान में कार्य बंद है और अब उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से बातचीत चल रही है कि वो जनहित में सीआरएफ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाए। सुभाष मील। प्रश्न संख्या 60। माननीय मंत्री जी, जवाब मुझे मिल गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर समय समय पर गुणागुण के आधार पर पट्टे दिए जाते हैं। मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है कि गाँव में बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में गोचर भूमि पर बड़ी आबादी बसी हुई है और जो पिछले 70-80 सालों से बसी हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह सवाल है कि क्या सरकार जो पिछले 60, 70, 80 वर्षों से जो लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं, जो गांव में ही बसे हुए हैं, उनके संबंध में कोई ठोस कदम उठा रही है जिसके माध्यम से उनके पट्टे मिल सके, या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में एक निर्णय दिया गया कि आप क्षतिपूर्ति के बदले जमीन की किस्म चेंज नहीं कर सकते। क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखकर उन लाखों लोगों की मदद करने का विचार रखती है जो गोचर भूमि में बसे हुए हैं और उनमें बड़ी संख्या SC/ST समुदाय की है? पहला प्रश्न, मेरा पूरक प्रश्न ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न आवासीय से आबादी के संबंध में है और इस संबंध में मैंने पूरी जानकारी दी है। गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा देने पर माननीय न्यायालय का प्रतिबंध है। माननीय न्यायालय के आदेश है कि उसमें चरागाह में आप किसी प्रकार का पट्टा नहीं दे सकते हैं, इसलिए अभी तक के नियमों के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं दिया जा सकता। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है, मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में ग्राम पंचायत आबावास और ग्राम पंचायत बरसिंहपुरा के गांव भोजपुर में जो लोग बरसों से बसे हुए हैं। अरे बात हो गई, नहीं दे सकते। नहीं सर, मेरा सर निवेदन, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है सर, कोई नहीं कर सकते। उनमें सब माननीय न्यायालय में याचिका लगा रखी है। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार उनको राहत देने का विचार रखती है या नहीं? लक्ष्मण, अरे श्री लक्ष्मण, प्रश्न पूछ रहे हो? प्रश्न संख्या 62। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ चुका है। मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ। नो, अंकित नहीं, प्रश्नकाल में कुछ नहीं पूछ रहे। भी 51 आवासीय विद्यालय उनके अंदर, अरे आपके मंत्री को नहीं बोलने दे रहे। वैकेंसीज है माननीय मंत्री जी, उन वैकेंसीज को कब तक भर दिया जाएगा? यदि नहीं भर पाए तो बच्चों की शिक्षा ठीक से चल सके, उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखते हैं? मंत्री को प्रश्नकाल को कहा कोई नहीं उठेगा। हाँ माननीय मंत्री जी, एक बार वापस बोले। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि एकलव्य विद्यालय आवासीय विद्यालयों की संख्या 51 है, उनमें 24% आपने कर लिया, उत्तर तो सुनिए। वैकेंसीज है, उन वैकेंसीज को कब तक भर दिया जाएगा? यदि नहीं भर पाए तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन बच्चों के लिए की जा रही है? ये है मेरा। हाँ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का ये सवाल है कि आवासीय विद्यालय 24 बताए, 51 नहीं है, 24 है और 2 मॉडल स्कूल है। एकलव्य भी है। ये मेरे 31 है। 31 है, आपने पढ़ा नहीं सही तरह से। आपको मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय जी, समय की बात तो आपको कह थोड़ा शॉर्ट में पूछो तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी बोलिए, आप अपना बोलिए। 31 विद्यालय तो ये हमारा से जो केंद्र द्वारा संचालित है और 24 हमारे आवासीय विद्यालय हैं जो राज्य सरकार देखती है। अध्यक्ष महोदय जी, 2 विद्यालय मॉडल पब्लिक रेजिडेंस स्कूल हैं, ये हमारा है। केंद्र के जो ये हमारा से हैं उनका सारा का सारा
स्टाफ जो लगाना है, अध्यापक लगाने हैं, उनके जो भी चलिए बिराजिए, शिक्षक लगाने हैं, वो सारे के सारे प्रश्नकाल मानती जी, प्रश्नकाल समाप्त। बिराजिए। मैं अपने आगे की कार्रवाई भी जाऊं। एक मेरा सबसे आग्रह है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, कि आप अरे सुनिए, अरे क्यों, मैं सबसे, अरे सुनिए, अरे मैं देख रहा हूं माननीय सदस्य आसन पांव पे है, इतने समझदार हो, अब 2 साल होने जा रहे हैं आपको। मेरा सबसे आग्रह है, यदि प्रश्न हम पूरक प्रश्न टू द पॉइंट पूछेंगे और मंत्री जी भी टू द पॉइंट उत्तर देंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे, क्योंकि सदन में 24 प्रश्न लगते हैं। हम सोचते हैं अधिक उत्तर आए, कि आप इतने बड़ी परिश्रम से उत्तर ही मंगवाते हो, करते हो। ये मेरा सबसे आग्रह है कि भविष्य में हम दोनों पक्ष इसका ध्यान रखेंगे तो जनता का उत्तर जल्दी आएगा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आसन पांव पे खड़ा है, बाद में इसके बाद अरे फिर बोल रहे हो स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, अरे व्यवस्था दे दूं उसके बाद, अरे व्यवस्था दे दूं भाई हम वरिष्ठ लोग ही बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मेरे लिए फिर काम करना कठिन होगा। स्थगन प्रस्ताव पर मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से कुंभाराम लिफ्ट कैनल की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के संबंध में, श्री टीकाराम जूली सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में, श्री रामनिवास गवाड़िया सदस्य की ओर से पर्वत सर में आयोजित राजकीय पशु मेले में गंभीर परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्रीमती गीता बरवड़ सदस्य की ओर से ड्यूटी के दौरान गंभीर विद्युत दुर्घटना के शिकार कनिष्ठ अभियंता का वेतन रोकने एवं अग्रिम सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री लक्ष्मण सदस्य की ओर से प्रदेश में रासायनिक खाद एवं उन्नत बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री हरिवंश शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्लानी में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर की नोहर फीडर नहर का पुनर्निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री डूंगर राम गेदर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के मुरबाबंदी क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रफीक खां सदस्य की ओर से जयपुर शहर स्थित लाल डूंगरी कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कतिपय ग्रामों का विद्युत डिस्कॉम कार्यालय छापर के स्थान पर सुजानगढ़ ग्रामीण किए जाने के संबंध में, श्री ललित यादव सदस्य की ओर से खैरथल तिजारा के जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के विकास के संबंध में, श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित अनुसूचित क्षेत्र के 75 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री दीनदयाल सदस्य की ओर से दौसा शहर के आबादी क्षेत्र में संचालित ज्वलनशील गैस गोदामों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर तथा लक्ष्मणगढ़ में बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम सेटलमेंट में किए जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रोहित बोरा सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं से जुड़े प्रकरणों में सरकार द्वारा जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं करने की से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री शिखा मील बराला सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना में हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री समरजीत सिंह, डॉक्टर शिखा मील बराला, श्री गणेश राज बंसल एवं श्री सुरेश मोदी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र में बिला नाम भूमि के खातेदारी अधिकार कृषकों को दिए जाने के संबंध में। श्री राधेश्याम बैरवा सदस्य की ओर से 12 जिले में अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने के संबंध में। श्री धर्मपाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में। श्री लालाराम बैरवा सदस्य की ओर से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा आगूचा माइंस द्वारा भूमिगत जल को खराब करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के मुख्यालय बसेड़ी पर बस स्टैंड का निर्माण करवाए जाने के संबंध में। श्री ललित यादव सदस्य की ओर से मुंडावर तहसील के कतिपय गांव की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करवाए जाने के संबंध में। श्री बाबू सिंह राठौर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना RD 134 देवानिया नाथ डाऊ से शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों को लाभान्वित करने के संबंध में। श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से कोटा शहर में आ रही बाढ़ के स्थायी समाधान एवं प्रभावितों को सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में। श्री बाल मुकुंद आचार्य सदस्य की ओर से जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पुरानी सड़कों को हटाए बिना ही उन पर नवीन सड़कों का निर्माण करने से आम जन को हो रही परेशानियों के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता के संबंध में। श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से प्रदेश में अंतर्राज्यीय एवं प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति का प्रावधान किए जाने के संबंध में। श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में डिग्गियों एवं फार्म पाउंड के लंबित अनुदान का भुगतान करवाए जाने के संबंध में। श्री चुन्नीलाल CL प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से बूंदी जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के संबंध में। श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से 12 जिले में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के संबंध में। श्री भेराराम चौधरी सियोल सदस्य की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 8 सितंबर 25 को शून्यकाल में बोलने के लिए 62 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शिलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई निम्नानुसार है। श्री घनश्याम विधानसभा क्षेत्र टोडाबी में अतिवृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलवाने के बाबत। श्री ललित मीणा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासी अंचल के जंगल से अवैध रूप से खैर, बबूल एवं सागवान की कटाई के संबंध में। श्री देवेंद्र जोशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके विस्थापित भाई बहनों के सरकारी प्रमाण पत्रों के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू का भौतिक ढांचा निर्माण करने एवं शैक्षिक गतिविधियां प्रारंभ करने के संबंध में। श्री समरजीत सिंह। नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर मेरा प्रस्ताव था कि अवैध बजरी खनन माफियाओं के कारण पूरे राजस्थान और विशेष तौर पे जालोर जिला जहाँ से मैं आता हूँ, इतनी ज़बरदस्त आतंक कह सकता हूँ मैं इसको, और इस आतंक की वजह से प्रदेश भर में बजरी चोरी पूरे खुले तौर पे चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पे चल रहा है और उस पर कोई रोक नहीं, लगाम नहीं किसी तरह से। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि इसमें पुलिस और प्रशासन, अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, पर इतने खुले तौर पे इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब। आज जालोर जिले में आपने देखा होगा, अभी नदी आई और नदी आते ही
इतने विशाल काय खड्डे बने हुए हैं कि उन खड्डों के अंदर जगह जगह मौतें हुई। 6 लोग तो हमारे मुख्य सचेतक जी के एरिया में ही डूब के मर गए, और एक ही साथ एक ही परिवार के लोग। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पे बजरी माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज कहीं की होती है और खोदते कहीं पे हैं और स्टॉक कहीं पे भी कर लेते हैं। ये हालात हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वो बेचारा एक ट्रैक्टर लेके बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ तक के हालात हैं कि अगर कोई खेत में, आप किसान हैं, ज़्यादातर यहाँ से किसान वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है, उसका भी चालान कर दिया जाता है। और एक ट्रैक्टर के चालान लाख सवा लाख से नीचे नहीं होता है। तो मैं आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाए। मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस का सहयोग है। प्रशासन और पुलिस को, इस तरह के लोग भी बैठे हैं इसमें जिनको शायद समय पे सैलरी नहीं मिलती होगी पर हफ्ते टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उन्हें सैलरी की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के माफिया को पनपाया जा रहा है। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि इसका पता लगाया जाए। पहले हम माफियाओं की बात करते थे कि राजस्थान स्तर के माफिया होंगे, अब तो हर जिले में, हर एरिया में माफिया हो गए। और इन माफियाओं को पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, उनके पास 10-10 जेसीबी खड़ी है, 10-10 ट्रैक्टर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। अधिकारी भी जाके डंपर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। अधिकारी भी जाके किसान के ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, उसको पकड़ के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरा आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर लगाम लगाई जाए। सरकार को भी कोई नीति बनानी चाहिए कि इस तरह से अगर आप, किसान ही परेशान हो जाएगा, आम आदमी भी। अब यहाँ तक के हालात हैं कि हमें अगर बजरी चाहिए या मिट्टी चाहिए तो हम खुद के ट्रैक्टर से नहीं लाएंगे, हम किसी माफिया को फोन करते हैं कि भाई भिजवा देना थोड़ा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्री डॉक्टर शिखा मील बराला। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के अंतर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो भाजपा सरकार का, भाजपा पार्टी का एक नारा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। पर मुझे लगता है पिछले 1.25 साल की जो कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसका सिर शर्म से झुक गया। हमें सभी को शर्मसार होना पड़ा जब हाल ही में नारी की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए। और यह जो रिपोर्ट है यह लॉन्च की थी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने। राजधानी, जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दुख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसे मैंने कहा, अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, विदेशी महिला टूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, कार्यस्थली पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, घरों में घुसकर चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इससे ज्यादा शर्म करने वाली कोई बात नहीं होगी हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। इन जैसे गंभीर जो अपराध हैं वो ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं। हम राजस्थान के कोई भी कोने में चले जाएं, बांसवाड़ा में हाल ही में हुआ गैंगरेप, उदयपुर, बीकानेर, करौली, बगरू, और मैं मेरे चोमू की बात करूं, किसान जिसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके खेतों में चोरियां हो रही हैं, लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, चाहे महिलाओं को निराधार तौर पर थाने में ले जाने की बात हो, पुलिस प्रशासन बहुत ही असंवेदनशील नजर आता है। और खास बात तो ये है कि जब राजस्थान की महिला आला अधिकारी वही सुरक्षित नहीं है, उन पर ही बिना विधि पूर्वक सर्विलेंस की जाती है, तो एक आम महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती।
प्रदेश के 37 एक वन स्टॉप सेंटर्स पे 15,000 महिलाएं पिछले 2 साल में पहुंची, पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। लोकसभा स्पीकर के बेहद करीबी व्यक्ति मानव तस्करी के आरोप उन पर लगे, तो ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान महिला नीति 2021 को लागू किया था, मंजूरी दी थी, पर भाजपा सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। रक्षाबंधन के नाम पर बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम करके इतिश्री करने से काफी नहीं होगा। अपराधियों में कानून का डर दिखाई देना जरूरी है, और जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, वो कभी भी कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। जय हिंद। श्री गणेश राज बंसल। माननीय सभापति महोदय, आज आपने नियम 50 स्थगन प्रस्ताव पर सदन के समक्ष हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ क्षेत्र राजस्थान में अधिकतम पैदावार करने वाला क्षेत्र है। वर्तमान में धान की खेती अपने पकाव पर है और जल्द ही जल्द फसल आने वाली है। हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में गत वर्ष 15 लाख क्विंटल से अधिक परमल और बासमती धान की आवक हुई थी, और इस वर्ष भी अच्छी आवक होने की उम्मीद है। राजस्थान राज्य का यह धान का कटोरा भरपूर धान पैदा कर रहा है, और हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों द्वारा धान की सरकारी खरीद किए जाने की निरंतर मांग की जा रही है। यदि सरकारी खरीद शुरू और समय पर शुरू नहीं की जाती है तो किसानों को फसल खुले बाजार में बेचनी पड़ेगी और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा। यह भी है कि सरकारी खरीद नहीं किए जाने से फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सरकार की योजनाएं यदि जमीनी हकीकत और वास्तविक जरूरत से सामंजस्य बनाए बिना लागू की जाएंगी तो ऐसी योजनाओं को न तो अंतिम छोर पर लाभ पहुंच पाएगा और न ही सरकारी योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास रह पाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह चाहिए कि सरकारी योजनाएं सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित न रह जाएं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम बनकर आमजन को लाभान्वित करे। किसान समृद्ध रहेगा तभी तो हमारा आवाम सुदृढ़ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। श्री सुरेश मोदी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान में कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति चल रही है ये अनेक वक्ता बता रहे हैं। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। अजय पुत्र राम साय बलाई निवासी माउंडा खुर्द का दिनांक 23/4/25 को फाटक नंबर 95/11 के पास शव मिला। परिवार के लोगों के अनुसार इस सैनिक पुत्र और दलित परिवार के व्यक्ति की हत्या को शव को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी है और बहुत सारे उसके साथ सबूत उन्होंने दिए हैं। एक महत्वपूर्ण सबूत मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूं कि उस व्यक्ति का स्वयं का ऑडियो है जिसमें वो व्यक्ति स्वयं ये कह रहा है, अपराध कबूल कर रहा है कि मैंने इस व्यक्ति की हत्या की है और किस प्रकार से मैं किस समय किस साधन से उस गाड़ी राजा नाम की गाड़ी से उसके घर पे गया, उसको बेहोश करके लेके आया और मेरे आंगन में अभी भी माउजर हथियार दबा हुआ है और मैं हमेशा इस तरह के काम करता रहता हूं। किस तरह मैं उसको रेलवे पटरी के पास ले गया, किस तरह से मैंने उसके साथ और अनैतिक कार्य किए, मेरे साथ कौन कौन व्यक्ति थे, ये सारा वो अपने ऑडियो में कबूल कर रहा है। इसके बावजूद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई पुलिस उस पर नहीं कर रही है। पिछले 20 दिन से परिवार के लोग और सभी समाज के लोग धरना दे रहे, नीम का थाना में धरना दे रहे हैं। मेरा गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि सदन में घोषणा करें कि वो आईओ जो जांच अधिकारी है उसको बदला जाएगा और अन्य सक्षम जांच अधिकारी से उसकी जांच कराई जाएगी। इसी तरह की एक और घटना का मैं जिक्र करता हूं। अनुसूचित जाति के एक
व्यक्ति को मारपीट कर कुएं में डाल दिया गया, अमित वर्मा नाम के व्यक्ति को। एक मिनट मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, मैं आपका पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है। आपका विषय आ गया और सभी माननीय सदस्यों ने बात रखी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन कानून व्यवस्था पे चर्चा करवाइए और सरकार से जवाब दिलवाइए कि पूरे राजस्थान के अंदर माफियाओं का कानून चल रहा है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार से जवाब दिलवाओ माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने बिंदु रख लेना। आज बीएससी की मीटिंग में आप अपने विचार रख लेना। बीएससी की मीटिंग में चर्चा होगी। अरे बीएससी की मीटिंग में करेंगे, बीएससी की मीटिंग में करेंगे। फिर फूल सिंह मीणा माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में जनजाति क्षेत्र के अंदर भीला नाम जमीन के गरीब किसानों को अलॉटमेंट एवं खातेदारी प्रदान करने हेतु 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र के अंदर भीला नाम जमीन जो पहले बंजर पड़ी हुई थी, गरीब आदिवासी किसान अपनी मेहनत और श्रम से उपजाऊ बनाकर खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने इस जमीन का पहला अलॉटमेंट वर्ष 2006 में किया था, किंतु उसके बाद आज तक किसी भी अन्य किसान को अलॉटमेंट प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण गरीब किसान अपनी मेहनत का कानूनी लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उनका अधिकार सुरक्षित नहीं है। साथ ही जब यूडीए या यूआईटी द्वारा क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तो सारी जमीन एक ही आदेश में के तहत भीला नाम चारा का या चरणोट के रूप में यूडीए यूआईटी के खाते में चली जाती है, जिससे गरीब किसानों का वास्तविक अधिकार छीनने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। लोगों का भी है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गरीब आदिवासी किसानों को उचित अलॉटमेंट प्रदान किया जाए और उनकी खातेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि उनका मेहनत का फल सुरक्षित रहे और उनका अधिकार संरक्षित हो सके। धन्यवाद। बीएससी की मीटिंग में कह देंगे। श्री राधेश्याम बैरवा, विशेष उल्लेख प्रस्ताव। श्री राधेश्याम बैरवा प्रस्ताव महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 जिले के विभिन्न भागों में हुई अत्यधिक वर्षा, जल भराव और तेज हवाओं के कारण किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, मक्का आदि अत्यधिक वर्षा से जलमग्न होकर चौपट हो गई है। कई स्थानों पर तो खेतों में इतनी अधिक पानी भर गया कि फसलें पूरी तरह गल सड़ गई। यह स्थिति किसानों के लिए गहरी आर्थिक विपत्ति लेकर आई है। अधिकांश किसान पहले से ही बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेकर खेती कर रहे थे। अब जब फसल ही बर्बाद हो गई है तो उनके सामने ऋण चुकाने का संकट खड़ा हो गया है। किसानों के समक्ष ये स्थिति आर्थिक आपातकाल जैसी हो गई है। ऐसे कठिन समय में सरकार तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर किसानों की वास्तविक हानि का आंकलन करे और उन्हें शीघ्र आर्थिक राहत उपलब्ध कराए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर प्रत्येक गांव और किसान की वास्तविक फसल क्षति का त्वरित सर्वे कराया जाए और फसल बीमा योजना तथा सरकार की राहत योजना के तहत किसानों को उचित मुआवजा समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।
श्री धर्मपाल जी। अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्राम पंचायत जसरापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से संचालित है। ग्राम पंचायत जसरापुर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्य ग्राम पंचायतें खरकड़ा, तातीजा, माणुता जाटान, लोयल चारास, नंगली सलेदी सिंह, बीलवा आदि के मध्य स्थित है तथा इन सभी ग्राम पंचायतों की आबादी लगभग 50,000 से अधिक है। वर्तमान में उपरोक्त ग्राम पंचायतों के लिए विशेष चिकित्सकों की सुविधा नहीं है, जिससे आम जन को विशेषज्ञों चिकित्सकों की सुविधा हेतु आए दिन परेशान होना पड़ता है। उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा हेतु गांव के मजदूर व किसान वर्ग को लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर उपजिला अस्पताल खेतड़ी जाना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त क्षेत्रवासियों की आवश्यकता और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्री लालाराम बैरवा, श्री संजय कुमार, श्री ललित यादव बैठे। माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी, आप भी सम्मिलित हो गया तो बिराजो। श्री संजय कुमार, श्री ललित यादव, श्री बाबू सिंह राठौड़, विषय RD 134 देवानिया नाथरऊ जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित राजस्व गांव एवं ढाणियों को जोड़ने हेतु लंबित डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली की स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत देवानिया नाथड़ऊ परियोजना का कार्य चल रहा है एवं इस परियोजना में पाइपलाइन का सर्वे वर्ष 2019 में किया गया था, जिसमें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ राजस्व गांव एवं ढाणियां सर्वे से वंचित रह गए हैं। वंचित रहे राजस्व गांव एवं ढाणियों को इस परियोजना में जोड़ा जाए। देवानिया नाथरऊ परियोजना में कुल 5000 किलोमीटर पाइपलाइन थी, जो कि अभी रिवीजन सर्वे में 6800 किलोमीटर हो गई है तथा परियोजना की राशि 262.19 करोड़ से 290 करोड़ हो गई है, जिसकी डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जोधपुर द्वारा मुख्य अभियंता ग्रामीण जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली गत 17 माह से स्वीकृति हेतु जयपुर मुख्यालय में लंबित है। इस पत्रावली को RWSS-MB की तकनीकी स्वीकृति के समक्ष विचारार्थ के लिए एजेंडा रखने हेतु मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जोधपुर द्वारा सचिव RWSS-MB को अनुरोध भी किया है। इस स्वीकृति के अभाव में कार्य पूर्ण होने पर योजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि RD 134 देवानिया नाथरऊ जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित राजस्व गांव एवं ढाणिया को जोड़ने हेतु लंबित डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली की स्वीकृति जारी करने का संकल्प है। आवाज कम करो, आप बोलो, आवाज बंद करो। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे 295 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगस्त माह में अत्यधिक बारिश होने से एवं कोटा बराज के गेट खोलने पर एवं नदियों में उफान से कोटा की कई कॉलोनियां, बस्तियां व संभाग के गांव, कस्बे में बाढ़ की हालत उत्पन्न हो गए। मोहल्ले एवं गलियों में जल भराव के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया एवं कई घरों एवं दुकानों में पानी घुस गया। SDRF के लोगों ने रेस्क्यू करके जान बचाई, लेकिन
में उनके घरों में रखे हुए सामान व मवेशी बह गए। इन इलाकों में बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष हालत उत्पन्न हो जाते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर केडीए द्वारा बरसाती नालों को ढक दिया गया है। इन नालों की समय पे सफाई ढंग से नहीं होती, जबकि सफाई पर प्रति वर्ष लाखों रुपए व्यय किए जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में आपदा नियमों में मुआवजा की राशि निर्धारित है। फसलें, मकान, दुकान पर रखा हुआ सामान के खराबे पर मुश्किल से सहायता राशि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। विभागीय सर्वे में विलंब के कारण पीड़ित परिवार को समय पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है। एसडीआरएफ नियमों में मुआवजा राशि बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाने एवं कोटा में प्रतिवर्ष बाढ़ के हालातों को ध्यान में रखते हुए सर्वे करा के पीड़ितों को स्पेशल पैकेज का सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान विशेष उल्लेख से आकर्षित कर रही हूँ। धन्यवाद। श्री डॉक्टर श्री बाल मुकुंदाचार्य, श्री बाल मुकुंदाचार्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विषय है महोदय, निकाय क्षेत्रों में होने वाले नवीन सड़क निर्माण के पूर्व पुरानी सड़कों को हटाए जाने के संबंध में। महोदय, जयपुर शहर यानी परकोटा नगर के निगम के जेडीए द्वारा बनाई जा रही नवीन सड़कों के निर्माण के समय पूर्व में निर्मित सड़कों के मलबे को हटाए बिना ही नवीन सड़कों को निर्माण से वहाँ बने मकानों का लेवल सड़क से नीचे होने से सीवरेज एवं बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। नियम अनुसार पूर्व में निर्मित पुरानी जर्जर सड़क उखाड़कर ही नवीन सड़क का निर्माण किया जा सकता है, किंतु विभागीय अधिकारियों एवं संवेदकों की मिलीभगत से बिना पुरानी सड़क का मलबा हटाएं उसी के ऊपर ही दूसरी सड़क बना देते हैं। महोदय, आजकल अधिकांश जगह जगह सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी मोटाई 12 इंच से 15 इंच तक है। 10-15 सालों में ही 2-3 बार सड़क का निर्माण होने से वहां निर्मित समस्त मकान एवं दुकान सड़क के नीचे हो जाते हैं और बारिश के दिनों में स्थिति भयावह हो जाती है। घरों और दुकानों में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान न होने के कारण कई लोग चार दीवारी क्षेत्र से पलायन के मजबूर हो रहे हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री मोदी जी से निवेदन है, इससे जनहित के मुद्दे की गहनता से जांच कर सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही इस कोताही की तरफ ध्यान देकर आमजन को राहत प्रदान करने का श्रम करें। महोदय, मेरा निवेदन है शहर में ड्रेनेज प्लान नहीं होने से भी दिक्कत है। पढ़ा हुआ बोलते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना नहीं देना, मना हो गया महोदय। अरे भाई, उपरोक्त विसंत का निवेदन है कि भरतपुर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। यहाँ नेशनल केवलादेव घनावर्त सेंचुरी स्थित है। भरतपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, वृंदावन आदि से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ऊंचा नगला NH 123M1 NH 21 के क्रॉसिंग से एक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन एक्सप्रेस वे की आवश्यकता है, जो कि NH 44M NH 123 को जोड़ते हुए यमुना एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध करता हूं कि पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में स्थापित भरतपुर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने से न केवल भरतपुर बल्कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, गोवर्धन आदि धार्मिक स्थल भी लाभान्वित हो सकेंगे तथा व्यापार, उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा। मैं इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री से भी व्यक्तिगत पत्र देकर मांग की गई थी। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृत करवाकर क्षेत्र की जनता को एक सौगात दें। धन्यवाद। श्री लादूलाल पितलिया, श्री लादूलाल पितलिया, श्री लादूलाल पितलिया, श्री संजीव कुमार, श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलो ना, खड़े एक समझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में हनुमानगढ़ जिले की कृषि विभाग की अनुदानित डिग्रियों के लंबित अनुदान के भुगतान करवाने बाबत
295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में किसान कल्याण कोष और अटल भूजल योजना के तहत किसानों के खेतों में डिग्गी निर्माण किया जाता है। खेतों में डिग्गी निर्माण से सिंचाई पानी की बचत होती है, साथ ही स्टोरेज किए गए पानी का भी सदुपयोग होता है। बरसात के मौसम में सिंचाई पानी की बारी का पानी डिग्गी में स्टोरेज किया जा सकता है, जिससे किसान अपने खेतों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। समय पर सिंचाई होने से फसलों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए किसानों का डिग्गी निर्माण के प्रति रुझान बढ़ा है। हनुमानगढ़ जिले में किसान कल्याण कोष और अटल भूजल योजना के तहत डिग्गी बनाने वाले किसानों को अभी तक अनुदान का भुगतान नहीं होने से कृषकों को आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में कृषि विभाग के हनुमानगढ़ जिले में कुल निर्मित 828 कृषकों की डिग्गियों का 25 करोड़ रुपए का अनुदान बजट अभाव के कारण लंबित है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में जिले में करीब 56 फार्म पॉइंट का लगभग 56 लाख रुपए का अनुदान का भुगतान बकाया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत किसानों द्वारा खुदाई गई कच्ची डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं किए जाने से भी जिले में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि अतिशीघ्र हनुमानगढ़ जिले की कृषि विभाग की अनुदानित डिग्गियों एवं फार्म पॉइंट के लंबित अनुदान का शीघ्र भुगतान करवाने तथा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात किसानों द्वारा खोदी गई कच्ची डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन की रक्षा हेतु रक्तदान को सबसे पवित्र मानवीय कार्य माना जाता है। रक्तदान शिविरों के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को जीवन मिलता है, किंतु अत्यंत खेदजनक स्थिति यह है कि 12 जिले में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में कुछ कार्मिक अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर इस कार्य को दूषित कर रहे हैं। गत 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा छिबड़ोद द्वारा 43वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 1847 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। 12 जिले के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत रक्तदान प्रभारी तथा 12 झालावाड़ जिले के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा परिषद पदाधिकारियों को धमकाया गया कि शिविर में केवल राजकीय ब्लड बैंक को ही बुलाया जा सकता है। यदि अन्य निजी ब्लड बैंक संस्था को आमंत्रित किया जाता है तो प्रति यूनिट रक्त पर 20% राशि उन्हें उपलब्ध करानी होगी। मांग पूरी न करने की स्थिति में शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। यह तरीका न केवल अमानवीय है बल्कि मानव जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है। इतना ही नहीं, जब परिषद के पदाधिकारियों या समाजसेवी क्षेत्रवासियों की आवश्यकता पर रक्त की मांग करते हैं तो उन्हें भी जानबूझकर टाल दिया जाता है अथवा उपलब्ध नहीं कराया जाता। रक्त जैसी अति आवश्यक वस्तु को व्यक्तिगत स्वार्थ व लालच की पूर्ति के लिए रोके रखना गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और जन विरोधी आचरण है। आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने के निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद। श्री भैराराम चौधरी। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन आपके नियम 295 के अंतर्गत मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश व क्षेत्र में नाबालिग लड़कियां एवं अविवाहित महिलाओं को भगाकर जो शादी करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है,
और माता और पिता की सहमति के बिना जो इस प्रकार के विवाह करना जो न केवल अनुचित है बल्कि समाज और परिवार की मान मर्यादा को भी बहुत ठेस पहुंचता है और कई मामलों में आहत होकर माता पिता भी आत्महत्या तक कर लेते हैं। और अक्सर ये विवाह जो आर्य समाज के मंदिर में औपचारिकता निभाकर किए जाते हैं, जो हिंदू धर्म की परंपराओं एवं संस्कारों एवं सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। इसके साथ ही जो लव जिहाद जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है और जिनसे समाज में तनाव और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में संशोधन कर जो विवाह से पूर्व माता पिता दोनों की सहमति को अनिवार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ऐसे अनैतिक विवाहों पर अंकुश लगेगा और समाज में शांति और विश्वास कायम होगा और तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी परंपराएं सुरक्षित रह सकेगी। जो मेरा आपसे इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से जो राज्य सरकार से निवेदन है कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर और केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आवश्यक संशोधन कर और ये प्रावधान जो है लागू किया जा सके और हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति को बचाया जा सके। हो गया पर्ची। श्री घनश्याम, श्री ललित मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं मेरे किशनगंज शाहबाद 12 जिले में 2021 में केंद्र सरकार द्वारा कूनू नेशनल पार्क 12 जिले के मेरे राजपुर, मुंडियर, भीलखेड़ा, डांग, देवरी, शाहबाद में घोषित किया गया और उसमें अभी वर्तमान में और पूर्व में उसमें तेंदुपत्ता की तुड़ाई लगभग बंद कर दी गई थी, परंतु बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से जानकारी ये आई है कि वहाँ पर कूनू नेशनल पार्क कंजर्वेशन होते हुए भी वहाँ पर तेंदुपत्ते की अवैध कटाई वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो कैटल गार्ड, फॉरेस्टर, रेंजर और उपवन 12 जो के अधिकारी हैं, उन सब ने मिलकर वहाँ पर उसकी तेंदुपत्ते की कटाई वर्तमान में करवाने का काम कर रहे हैं। मेरा इसके माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन है कि तेंदू के साथ साथ सागवान और जो खेर की अमूल्य लकड़ी आती है, उस खेर की अमूल्य लकड़ी का भी कटान पिछले 2 साल 3 साल से चल रहा है। मेरा 4 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन था, उसमें मेरा 45 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जवाब दिया कि 7 केस मुकदमे दर्ज हुए हैं जो खेर की लकड़ी काटी गई है उसमें। इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो खेर की लकड़ी में 7 प्रकरण कुल अभी तक 7 महीने में दर्ज हुए हैं, उनमें से लगभग जो 2 प्रकरण वो नाकों पे पेंडिंग है और 3 प्रकरण अभी न्यायालय वन रक्षक 12 में विचाराधीन है और 1 प्रकरण में 5100 की रसीद काट कर जमानत दे दी गई है। इस विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तेंदू की पत्ते की और खेर की लकड़ी की जो अवैध तस्करी हो रही है, उसके लिए वहाँ के जो रेंजर हैं उनको लगभग 12 महीने पहले 25/3/2025 को एपीओ कर दिया गया और सरकार ने संवेदनशीलता रखते हुए उसको एपीओ किया और 12 दिन बाद उसको बहाल कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं 12 जिले में, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को जो प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसको साकार करने की जगह वहाँ पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहाँ पर हमारे उपवन रक्षक 12 को 24/4/8 को एपीओ कर दिया, लेकिन वर्तमान में वो 24/8 को स्टे लेके आए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम वहाँ पर खेर की जो कटाई में संलिप्त लोग हैं, जो 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको देखते हुए खेर की कटाई तत्काल रोकी जाए। जयपुर से टीम बनाकर उसकी खेर को सुरक्षित किया जाए, वन को सुरक्षित किया जाए। मेरा आपसे ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय। श्री देवेंद्र जोशी अपने पर्ची पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन के
295 पे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य रूप से एक सेकंड, आज आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपका जन्मदिन भी है और आपकी पर्ची भी खुली है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बोलिए। आपका बहुत बहुत आभार। 295 में 295 पर्ची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम मैं राजस्थान के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने पाक विस्थापितों की जो समस्या हैं उनको एड्रेस किया, और खाली एड्रेस ही नहीं किया, उनके समाधान की दिशा में जो कदम उठाए, राजस्थान में रहने वाले सभी पाक विस्थापित उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप इस सरकार में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पाक विस्थापितों की बस्तियों में विशेष पेयजल योजना जो दी है, उसके लिए भी वो हार्दिक धन्यवाद के पात्र। महोदय, मैं पाक विस्थापितों की एक मूलभूत समस्या, उनको नागरिकता मिलने के बाद जो समस्या सामने आती है उसमें उनको नागरिक अधिकार नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनके बीपीएल कार्ड, ये बनने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती है। उन व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आपके से सरकार से मांग करता हूं कि इन नियमों में एक रूपता हो, नियमों का सरलीकरण हो, ताकि पाक विस्थापित जिस तरह से प्रताड़ित होकर इस देश में आए, उस तरह की प्रताड़ना नागरिकता मिलने के बाद भी उनको नहीं हो। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आने वाले समय में जो प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगने वाले हैं, उन शिविरों में एक कियोस्क पाक विस्थापित नागरिकों के लिए अलग से स्थापित किए जाएं। उन शिविरों में उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि वो पाक विस्थापित नागरिक, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो बहुत ही अत्यंत गरीब वर्ग के लोग हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं अधिकांश, उनके लिए संभव नहीं है रोज रोज कार्यालयों का चक्कर काटना, दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद वो अपना पेट पालन करते हैं। मेरा आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है राज्य सरकार से कि आने वाले प्रशासन शहरों की ओर कैंप में एक विशेष कियोस्क इन पाक विस्थापित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाए जाएं, ताकि ये पाक विस्थापित नागरिक भी इस देश में, इस राज्य में अपनी शिक्षा, चिकित्सा, ये सुविधाएं आराम से हासिल कर सके। एक बार पुनः मैं राज्य सरकार का संवेदनशीलता के साथ पाक विस्थापितों के लिए लाई गई योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आशा करता हूं आने वाले प्रशासन शहरों की ओर शिविर में भी मेरी इस मांग को स्वीकार कर पाक विस्थापित नागरिकों के साथ में हो रहे भेदभाव से बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। विधायी कार्य श्री जवाहर सिंह मैडम, अब थे नहीं, पहले बता के जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मनोज कुमार, हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोज कुमार की पर्ची है। मनोज कुमार, हाँ अध्यक्ष महोदय, तो अच्छा बोलो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत एक गंभीर विषय है। झुंझुनू खेल विश्वविद्यालय बजट घोषणा वर्ष 11-12 में झुंझुनू जिले में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी की निजी सहभागिता के माध्यम से संचालन स्थापना की घोषणा की गई थी। दिनांक 13/12/12 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी क्षेत्र में बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात
शासन उप सचिव राजस्थान के दिनांक 25/7/13 के अनुसरण में आवंटन आदेश क्रमांक 100 दिनांक 21/8/13 द्वारा राजस्थान खेल विश्वविद्यालय दोरासर जिला झुंझुनू को 125 एकड़ 50.58 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया, जाकर वर्ष 13-14 से प्रारंभ कर दिया गया था तथा आज दिनांक तक खेल विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि की 4 दीवारी समतलीकरण का कार्य भी नहीं हुआ। उक्त कार्य हेतु पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 337 दिनांक 3/3/2021 द्वारा भी निवेदन किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 263 वर्ष 19-20 क्रियान्वयन की विश्वविद्यालय झुंझुनू को पुनः प्रारंभ करने के लिए भवन 4 दीवारी निर्माण समतलीकरण सुचारू रूप से संचालन आदि के बजट आवंटन कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण करवाने के लिए माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शासन सचिव युवा मामले खेल विभाग को पत्र लिखा गया, लेकिन दिनांक आज तक खेल विश्वविद्यालय का किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर बात यह है कि राजस्थान जैसे प्रतिभावान युवाओं को भरपूर राज्य में आज तक एक भी पूर्णतः क्रियाशील खेल विश्वविद्यालय कार्यरत नहीं है, जबकि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में अपने अपने खेल विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिए हैं। वर्ष 18 में स्थापित इम्फाल में भी प्रारंभ कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े गंभीर विषय की बात है, इस राजस्थान सरकार ने पिछली बार ग्रामीण ओलंपिक के नाम से 200 करोड़ का घोटाला किया। 126 करोड़ के टी शर्ट निकर बेचने के लिए इन सरकार के पास पैसा था। माननीय अशोक गहलोत साहब, कहीं जोधपुर तो नहीं लगे यूनिवर्सिटी को। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यह यूनिवर्सिटी झुंझुनू में स्थापित हो और इनके घोटाले की जांच हो। इनके पास 200 करोड़ रुपए निकर खरीदने और बेचने के लिए तो थे, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं थे माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसी बजट में इस विश्वविद्यालय को जो पिछले 10 वर्ष से इंतजार कर रही है, झुंझुनू में वीर सैनिक, जवान और खिलाड़ी हमारे शेखावाटी बलट ने दिए हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गुजारिश है, हमारे उन वीरों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में, हमारे जवानों के सम्मान में इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम करें और वो दंपत्ति जिन्होंने टी शर्ट लेकर बेचे हैं उनकी सरकार जांच करे, उस 200 करोड़ के घोटाले की जांच करे, उस गुणवत्ता की जांच करे। वो 60 रुपए की टी शर्ट 200 रुपए में बिकी है, 200 रुपए में। अरे काम तो बेईमानों के साथ हो गए। माननीय मंत्री महोदय, आपसे मांग करता हूं कि इनकी भी जांच करी जाए। माननीय सदस्य धन्यवाद। श्री जवाहर सिंह मैडम, विधायी काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री अर्जुनलाल जिंगर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति के 2025-26 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। श्री नरेंद्र बुढ़ानिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2025-26 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।